गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज में ये जो क्वेश्चंस हैं अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। 200 से 300 करंट अफेयर्स मंथली, उन पे ये विचार करना कि कौन सा क्वेश्चन वाकई पूछा जा सकता है, उसको ही शामिल करना। तो अपने आप में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने सिलेक्ट किया है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच को किस मिशन के लिए। ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है कि जो मिशन है आर्टेमिस सेकेंड, इसके लिए किसे सिलेक्ट किया है, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन है, तो क्रिस्टियाना कोच है, ये याद रखना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों साइड से बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड अमॉन्ग 18 लार्ज स्टेट्स इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। 18 स्टेट्स में नंबर 1 पे है कर्नाटक और नंबर 2 पे आपका है तमिलनाडु। नंबर 2 पे है तमिलनाडु और 18वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, ये इसके पीछे काम करने वाले एनजीओ और टाटा ट्रस्ट है। टाटा के जो ट्रस्ट है ये कई तरीके की रिपोर्ट जारी करता है अलग अलग फील्ड में। जब आप डिटेल में देखेंगे तो ये सरकारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसका नाम जरूर है, लेकिन इसके पीछे सरकारी तंत्र का एक डिपार्टमेंट केवल शामिल रहता है सपोर्टिव वे में। बाकी काम करने की जो जिम्मेदारी वो एनजीओ और टाटा ट्रस्ट की है। और इस जस्टिस रिपोर्ट में 4 पिलर मेन है। क्या कहाँ कहाँ जस्टिस, एक तो कोर्ट की जस्टिस, एक पुलिस के द्वारा, एक प्रिजन में और एक लीगल एड्स। लीगल एड्स का मतलब यही है कि अगर कोई ये क्रेडिट कार्ड वगैरह की सीन में कोई फंसता है तो लीगली उस पर जो कार्रवाई होती है, लोक अदालतें जो खुली हुई हैं उन सब का, और बाकी तीनों से आप परिचित हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश ने नीचे से टॉप किया है 18 नंबर पर और कर्नाटका नंबर 1 पे है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री हैज ग्रांटेड जीआई टैग टू नागरी डुबराज। नागरी डुबराज चावल है, इसको जीआई टैग मिला है। किस राज्य से है, तो ये छत्तीसगढ़ से। यह छत्तीसगढ़ के चावल को जीआई टैग मिला, उसका क्या नाम है, नागरी डुबराज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन 10 अप्रैल 2023। इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है, ताइफा 1, ताइफा फर्स्ट। और इसी का एक और नाम है, वो है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। और एक कंट्री कौन सी है, केन्या। कंट्री कौन सी है, केन्या। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। और ये बात फ्रांस की लैंग्वेज में लिखी, फ्रेंच में लिखी है। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, नीता अंबानी, रोशनी नदार, किरण नदार, फाल्गुनी नायर। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर CSIT से परिचित होंगे तो आपको पता होगा जो शिव नदार हैं वो SCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं और शिव नदार की वाइफ का नाम है किरण नदार। ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब जो आदमी दान आन वगैरह देकर लोगों की सेवा करता हो, एक तरीके से इसको कहेंगे परहितकारी, दूसरों का हित करने वाला। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और ये शिव नदार की वाइफ हैं और इनको फ्रांस का IAS सिविलियन अवार्ड मिला है। रोशनी नदार इस समय SCL की प्रमुख हैं। शिव नदार इससे इस्तीफ़ा दे चुके हैं। सारी जिम्मेदारी उन्होंने रोशनी नदार को सौंप रखी, जो कि बेटी हैं शिव नदार की। और एक तरीके की ये बहुत ताकतवर इंजीनियर समझिए। एक व्यक्ति ने इंजीनियरिंग करने के बाद SCL को इस्टेब्लिश किया। शिव नदार यूनिवर्सिटी है, इनका एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो एज ए इंडिविजुअल ही इज़ ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड स्टिल इज मैनेजिंग द थिंग्स। आउटर वर्ल्ड से ही मैनेज कर रहे हैं जो भी है। तो किरण नदार को ये अवार्ड मिला है। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ बीन रिसेंटली हैंडेड ए 4-year बैन बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर फेलिंग ए डोप टेस्ट। डोप टेस्ट में फेल हुए, कौन फेल हुआ है और 4 साल के लिए बैन लगा है। बबीता कुमारी, संजीता चानू, जीतू राय, सिद्धार्थ कामा। तो ये करंट हम पढ़ रहे हैं अप्रैल की। तो ये अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल में संजीता चानू, ये वेट लिफ्टर हैं, इनको बैन किया गया है। जो नाडा की वो होती हैं रेगुलेशंस होती हैं, उसमें ये नेगेटिव पाई गई हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि वो एक्चुअल में ड्रग्स लेते हैं नहीं लेते हैं, तमाम तरीके की निकोटीन वगैरह वो अपने लिक्विड लेते रहते हैं। उनके कुछ उसमें अमाउंट पाए जाते हैं ऐसे जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसीलिए इस सब जो होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, ओलंपिक होते हैं, इन सब में बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब जैसे डोप टेस्ट होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला ड्रगिस्ट ही है,
वो जो भी केमिकल्स वगैरह अपने लिए लेता है बॉडी को फिट करने के लिए, उसमें किस चीज़ का क्या कंटेंट है और वहाँ के मानक क्या है, उसमें अगर गलत निकल जाता है, ये जस्ट एक अवेयरनेस के लेवल पे बता रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन संजीता चानू वेट लिफ्टर हैं। अगला ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द सीएम दी योगशाला प्रोग्राम इन द स्टेट। पकड़ने की बात है, दी जो होता है ना पगड़ी से रिलेट करके थोड़ा याद आता होगा कि ये पंजाबी भाषा है, सीएम दी योगशाला, तो ये पंजाब की है। भगवंत मान ने इसको लॉन्च किया है और इसका वही पर्पज़ है केजरीवाल वाला कि शिक्षा स्वास्थ्य, तो योगशाला फ्री है सबके लिए, आप आएँ और उसमें योग वगैरह करें। तो करेक्ट ऑप्शन पंजाब होगा। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन कॉल्ड डिजी पोर्टफोलियो। किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन डीबीएस बैंक इंडिया होगा। हु हैज़ इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023 एट द काजीरंगा नेशनल पार्क हाई स्कूल्स प्लेग्राउंड फील्ड इन असम। एक तो क्वेश्चन यही है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। गज उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया? असम में। गज उत्सव 2023 का इनॉग्रेशन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट यही है, गज उत्सव कहाँ हुआ? असम में हुआ। बहुत कम इनॉग्रेशन पूछ रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है एलेक्जेंडर कैफरेन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए 2027 तक। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, एलेक्जेंडर कैफरिन किसे री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट यूईएफए का, ये क्वेश्चन बन जाएगा। हेडक्वार्टर ये एडिशनल हो जाता है, हेडक्वार्टर नियॉन स्विट्जरलैंड में। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल पीस प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज 2023 इन स्टैटिस्टिक्स, पीस प्राइज नहीं, इंटरनेशनल प्राइज 2023 इन स्टैटिक्स, इसको बोलते हैं नोबल प्राइज ऑफ स्टैटिक्स। इनको इनके पोर्टफोलियो को आपको देखना चाहिए। जो मैंने रियलाइज़ किया, सी राधाकृष्णन राव, इनका पोर्टफोलियो गजब का है। इतने अवार्ड पाए हैं इन्होंने, पद्म विभूषण मिला, पद्मश्री मिला और तमाम अवार्ड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स जो कोलकाता में है, 1941 में जब इस्टेब्लिश हुआ तब इनका योगदान हुआ है। तब से लगातार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू के प्रोफेसर भी रहे हैं, इनको बहुत अवार्ड मिले हैं। एक लीजेंडरी पर्सन है ये सी राधाकृष्णन राव। इन्हीं को 2023 में इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है स्टैटिक्स का, जिसको नोबल प्राइज़ ऑफ स्टैटिक्स भी कहते हैं। ये जे लीजेंडरी पर्सन, यू शुड नो हिम। कम से कम कुछ पर्सन्स की जो पोर्टफोलियो होती है उसके देखने से अपने अंदर एक वो भाव जगता है जिससे हम लाइफ में कम समय में अगर हमें असफलता मिलती है तो हमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं ये विचार करते हैं कि गेट से एमटेक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा अलग एंगल से देखा करो। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे होता क्या है कि आप अपना एक मान के चलते हैं कि ये करने से ऐसा हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपके विजन के हिसाब से आपकी एजुकेशन आपके लिए यूजफुल होती है। जैसे कोई आदमी बहुत घबराया हुआ है, उसने अपने आप को ये मान लिया कि चारों तरफ बेरोजगारी है, सब लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो उसका माइंड सेट उसी तरीके से हो जाएगा। उसको लगेगा कुछ भी हाथ में आ जाए बहुत। किसी ने ये सोच लिया बेरोजगारी है, ऐसी बात नहीं कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन हमने क्या कर रखा है उसके रिस्पेक्ट में कितना रोजगार है। और जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं वो लोग किस कॉन्शियसनेस लेवल से काम करते हैं, किस माइंडसेट से काम करते हैं कि उनका पढ़ा लिखा होना गौड़ हो जाता है और वो सफल होते चले जाते हैं। किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, रोज़गार देना और क्रिएट करना, ये सब कैसे वर्क करता है, तो उस पर्सन का माइंडसेट एक अलग लेवल पे काम करता है। मैंने मतलब ओवर द ईयर्स जो टाइम बीता उसमें सबको अलग अलग लेवल पे सफल होते देखा। उसके पीछे मेन रीज़न है खुद को आप बैकअप कैसा देते हैं, कैसे विचारों से भरते हैं, कैसे आपके सराउंडिंग्स में लोग जो बात करते हैं उनको किनको चुना है आपने, क्योंकि चॉइस इस एज पे आपकी ही होगी। तो ये बहुत मैटर करता है। एक पर्सन बहुत साइलेंटली बीटेक करता है, उसके बाद साइलेंटली एमटेक करता है, आराम से किसी कॉलेज में थोड़ा सा गैप लेता है, फिर साइलेंटली पीएचडी करता है, उसके बाद बहुत अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी खासी सैलरी के साथ बैठता है, लाइफ मेंटेन करता है। बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। जितनी आसानी से मैंने बोल दिया इतनी आसानी से होता नहीं है, क्योंकि पैरेलली एक वर्ल्ड चलता है आपके साथ जिसमें बहुत सारी बातें हैं। किसी की शादी हो गई, किसी की नौकरी लग गई, वो आगे यहाँ हो गया, लेकिन आपको जो अल्टीमेटली मिलता है वहाँ तक उसकी परिकल्पना भी नहीं पहुँचती है, क्योंकि वो करने के बाद ही उसकी फीलिंग को आप जान पाएंगे, किसी के द्वारा बोलने से नहीं। अब इसमें कई घटनाएं होती हैं, कोई पीएचडी करते करते संन्यास ले लेता, कोई पीएचडी करते करते ट्रेन के आगे पहुंच जाता है। ये इसके एक्सेप्शन भी है जो हमें डिमोटिवेट भी करते हैं। तो इस सब के पीछे एक पर्सनल हमारा माइंडसेट काम करता है। तो ये इनकी जैसे पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक पर्सन ने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो वापस जब आपको मिलता है तो ऑब्वियसली you will be a really recognized person, not a recognized person by force, recognized person by natural way। वो थोड़ा डिफरेंस होता है। खैर ये मेरा भी एक परसेप्शन ही है, मेरा एक सोचने का तरीका है ये। अब आप तक किस भाव में पहुँचे वो आप देखिएगा। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए प्रोग्राम नेम्ड ए हेल्प। जो लोगों ने मतलब यूकेपीएससी दिया होगा उनको रट गया होगा ए हेल्प। ये वही है कि जो एनिमल्स में डिसीजेज वगैरह होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको क्योर करना, उस पर्पज़ से एजेंट्स को वहाँ पे लोकेट किया गया था। ये उत्तराखंड की है, इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे उत्तराखंड लिखा जाना चाहिए था, यूके उत्तराखंड की है करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द एबव है। याद रखिएगा ए हेल्प इज रिलेटेड टू द यूके। फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है हु हैज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड एट ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी। मतलब 13वां एडिशन था, किसको दिया गया है? तो आदित्य बिरला ग्रुप के जो CEO हैं कुमार मंगलम बिरला, इनको दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। एक चीज़ और है, चूँकि आज मैं इस विषय पे बोल रहा हूँ कि अगर आप एमटेक करने का इंक्लिनेशन नहीं रखते हैं और आप अपने लेवल पे थोड़े बहुत डरे हुए हैं कि क्या होगा, आपका ग्रिप नहीं बन रहा है किसी सरकारी एग्ज़ाम को तैयारी करने में, लेकिन आपको ये रियलाइज़ है कि आपका माइंड सेट ओपन है, यू कैन डिस्कस, यू हैव ए गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, तो MBA भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बहुत इसमें मानसिक क्षमता केवल आपको 3 साल की चाहिए। अगर आप कैट को बिल्कुल भी बुरे तरीके से भी देंगे तो आपको एक IIT से MBA करने का मौका मिल सकता है। जैसे IIT रुड़की से MBA का अगर आप करने जाएं तो अगर ओवरऑल उसके 2 साल का आप पैकेज देखें, जो फीस वगैरह है, बहुत क्रिटिकली मैं नहीं ट्रुथ बता रहा हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल ये मान के चलता हूँ कि 2 साल में आपकी 16 लाख रुपए फीस चली जाएगी। 16 लाख सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन अगर इसको केवल इस सेंस में सुनोगे, वहाँ से जो मिनिमम पैकेज है वो 11 लाख 11 कुछ गया है इस साल का लास्ट का, और सारे बच्चे रिक्रूट हुए 11.88। नेट में भी अगर आप 8 लाख बचाते हैं तो 2 साल MBA में गए, 2 साल इसके बाद आपका सैलरी ये अगले साल में 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। उस कंपनी में 2 साल स्टिक रहिए, पूरा लोन पट जाएगा। ये 4 साल ज़रूर आपको डरावने लगेंगे कि क्या हासिल हुआ, एक MBA डिग्री हासिल हुई, एक कारपोरेट वर्ल्ड में काम करने का अनुभव हासिल हुआ, एक मैनेजमेंट ट्रेनी है आप, BTech फ्रॉम समवेयर, MBA फ्रॉम IIT, और इसके बाद 2 साल बाद आपका पैकेज 30 लाख 40 लाख इस तरीके से मूव करता है। और काम कुछ नहीं करना होता है MBA वालों को, मैनेज करना होता है, और ये मैनेज बड़े शॉर्ट फॉर्म में होता है, बड़े लग्जरियस फॉर्मेट में होता है। इस चीज़ को गंभीरता से समझिएगा। जैसे होता क्या है कि हम करेज नहीं रखते हैं। जैसे 16 लाख सुना, मेरे फील्ड का नहीं है, मैं ये कभी रिस्क नहीं लूँगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे ये नहीं आता, वो एक अलग चीज़ है, उसको करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी साहस जुटाते हैं, और ये लोन लेके ही करना चाहिए, घर वालों पे प्रेशर मत डालिए, वो अलग माइंड सेट के जनरेशन के हैं, उनका तो एक अलग ही हो जाएगा। हम उसी लेवल पे बता रहे हैं जो मिडिल फैमिली के पॉइंट, मिडिल फैमिली के मिडिल नहीं हो जाता है तो हिस्ट्री में चले जाएंगे। मध्यकालीन की फैमिली नहीं है, मिडिल फैमिली। जो मिडिल फैमिली है उनके एस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत पावरफुल है, माइंडसेट बहुत पावरफुल होगा। एमटेक वाले सीन में क्या होता है, अगर आपका टीचिंग की तरफ और PhD की तरफ झुकाव नहीं है, और आप में धैर्य नहीं और बहुत सरल व्यक्तित्व नहीं है, तो आसान नहीं होगा। उसके बाद भी SSC JEE सोचना पड़ेगा। तो ये आज मन में आ रहा था, कभी ये चीज़ें मैं देखता हूँ इन ड्यूरेशन, कभी किसी से मुलाकात हुई और रियलाइज़ किया कि यार कि समय के साथ हमारे निर्णय बदलने चाहिए और उस पर साहस भी होना चाहिए। आज की डेट में MBA की रिक्वायरमेंट फिर से बढ़ी है, और थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी है, और लाइफ टाइम आगे, चूँकि स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं और कंपनीज बढ़ रही हैं, उनको कुल मिला के एक बंदा मैनेज करने वाला चाहिए। लोग हेडेक नहीं लेना चाहते, पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, एक बंदा मैनेज कर ले, अच्छा खासा पैसा देने के लिए तैयार। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। न्यू एज में हो, 1-2 साल का गैप हुआ है तो घबराना नहीं है, थोड़ा और टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो, अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाने की दिशा में सोचो। खैर, पढ़ा रहे हैं SSC JEE के लिए और ज्ञान जा रहा है दूसरी डायरेक्शन में। खैर, अगला क्वेश्चन है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच IIT। किस IIT में DRDO ने इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है? DIACOE, IIT हैदराबाद में। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन विजडन एल्मांग्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? अगर यहाँ पे मैन हो तो आंसर होगा स्काई यानी सूर्य कुमार यादव, और अगर वुमेन है तो आंसर होगा HK यानी हरमनप्रीत कौर। तो ये क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, होपफुली आपको पसंद आए होंगे, और SSC JEE के बाद आपके पास एक बैकअप प्लान भी माइंड में रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।